फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणी एजुकेशन। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। और आज जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का पहला वीडियो में जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा बच्चों चार्ज। ठीक है, तो हमारा ये जो सीरीज का नाम है वो है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। और स्टैटिक्स का मतलब क्या हो गया? स्टैटिक्स का मतलब क्या हो गया? एट रेस्ट। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे? चार्ज एट रेस्ट या इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट। तो डेफिनेशन अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ, विच डील्स विद स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट एंड फिनोमिना, एंड फिनोमिना एसोसिएटेड विद इट। तो जिसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट और उससे रिलेटेड फिनोमिना। फिनोमिना का मतलब क्या होता है बच्चों? फिनोमिना का मतलब होता है ऑब्जर्वेबल इवेंट। क्या होता है? ऑब्जर्वेबल इवेंट्स। ठीक है, ऐसी इवेंट्स जो ऑब्जर्व होती हो, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हो, उनको हम क्या बोलेंगे? फिनोमिना। ठीक है, तो कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट से रिलेटेड है, या हम कह सकते हैं कुछ फिनोमिना है जो इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या है? अट्रैक्टिंग द स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, अट्रैक्टिंग द small bits of paper, bits of paper by a comb, by a comb rubbed with air। एक कॉम्ब जिसको हमने बालों से रब किया हुआ है, वो क्या करता है? कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये कौन सा फिनोमिना है बच्चों? ये फिनोमिना है इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, दूसरा भी एक एग्जांपल है जो हमारे रूटीन लाइफ में हम कई बार देखते हैं, थंडरस्टॉर्म्स। तो थंडरस्टॉर्म्स कैसे बनते हैं बच्चों? ठीक है, कैसे ये जो थंडरस्टॉर्म्स हैं ये जमीन पे गिरते हैं, तो ये सारा हम स्टडी करेंगे किसके अंदर? इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो ये जो आपके +2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये हम 4 सेक्शंस में पढ़ते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि इसको हम 4 चैप्टर्स के अंदर पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका पहला पूरा एक क्या है? कंप्लीट यूनिट है। इसको हम 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, दूसरे पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और चौथे पार्ट में हम इसमें पढ़ेंगे कैपेसिटर। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट शुरू होने जा रहा है इसका। ये आप सभी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब तो पता लग गया होगा। ठीक है, कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट और उससे रिलेटेड जो फिनोमिना है, तो वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कौन सा लॉ है उनके पीछे, वो सारा हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट है जो, उसको हम नाम देंगे फर्स्ट ए। फर्स्ट ए है हमारा चार्ज। ठीक है, एंड इट्स प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ए जो है बच्चों वो क्या है? पूरा नाम लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज
एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये हमारा फर्स्ट ए है, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है चार्ज। चार्ज क्या होता है? तो अभी जैसे हमने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट। तो वो इलेक्ट्रिसिटी आती किससे? किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी किससे आती है? चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी इन मोशन हो, किससे आती है? चार्ज से आती है। किससे आती है? चार्ज से आती है। तो चार्ज बच्चों क्या है? ठीक है, जैसे अभी हमने क्या सीखा कि कंघी को अगर हम बालों से रब करेंगे तो वो कंघी क्या करेगी? कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जैसे ये मान लो आपके पास कंघी है, ठीक है। छोटी क्लासेस में आप लोग क्या करते थे? स्केल को बालों से रब करते थे और फिर स्केल को कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते थे। वो कागज के टुकड़े स्केल की तरफ क्या होते थे? अट्रैक्ट हो जाते थे, ठीक है। तो जैसे ये मान लो कंघी है और ये कागज के टुकड़े हैं, ये कागज के टुकड़े हैं, ठीक है। तो ये कागज के टुकड़े जो हैं, जैसे ही हम कंघी को रब करके लेके जाते हैं, ठीक है, तो ये कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। कब? आफ्टर, ये क्या है हमारी? कॉम्ब है। क्या है? कॉम्ब है। आफ्टर रबिंग विद एयर, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर्स हैं। ये हमारे पास क्या है? स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर्स। ये स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर्स हैं। तो इस कंघी ने क्या किया? इन स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर्स को अपनी तरफ क्या किया? अट्रैक्ट किया, ठीक है। तो ये इसने कौन सा फिनोमिना दिखाया? एक इलेक्ट्रिकल फिनोमिना दिखाया, ठीक है। अब तो ये अगर हम कंघी को बालों से रब ना करते तो क्या ये इलेक्ट्रिकल फिनोमिना दिखाती? फिर तो ये इलेक्ट्रिकल फिनोमिना नहीं दिखाना था इसने। कंघी को अगर हम बालों से रब ना करते तो उसने ये इलेक्ट्रिकल फिनोमिना नहीं दिखाना था। तो रब करने से ऐसा उसमें क्या हो गया? रब करने से क्या हो गया? किसने ये इलेक्ट्रिकल फिनोमिना शो करना शुरू कर दिया? उसके अंदर चार्ज आ गया। उसके अंदर क्या आ गया? चार्ज आ गया। तो चार्ज की क्या डेफिनेशन बनती है बच्चों? चार्ज होता है वो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, बिल्कुल एक सिंपल सी डेफिनेशन हम लिख रहे हैं चार्ज की, ठीक है, जो बिल्कुल सिंपल और एक्यूरेट डेफिनेशन है। वो फिजिकल क्वांटिटी जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? किसी भी बॉडी के इलेक्ट्रिकल फिनोमिना के लिए। किसी भी बॉडी के इलेक्ट्रिकल फिनोमिना के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो क्या है? चार्ज। तो चार्ज की क्या डेफिनेशन बनेगी बच्चों? द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल फिनोमिना, रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल फिनोमिना एसोसिएटेड विद मैटर। तो जो मैटर के इलेक्ट्रिकल फिनोमिना के लिए रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी है वो क्या है बच्चों? चार्ज है, ठीक है। अब चार्ज जो है किसी बॉडी में कैसे जनरेट होता है और चार्ज जो है बॉडी में आएगा कैसे, वो सारा हम स्टडी करने से पहले हमें समझना पड़ेगा एटम के स्ट्रक्चर को, ठीक है बेटे। तो सबसे पहले हम एटम का स्ट्रक्चर समझते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बॉडीज पे चार्ज कैसे आएगा, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों कि एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और यूनिवर्स की सारी चीजें किससे मिलके बनी हुई हैं? एटम से मिलके बनी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो बच्चों एटम के अंदर क्या होता है? सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस में क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सपोज करो हम लिथियम एटम लेते हैं। लिथियम एटम के बारे में आप सभी को पता होगा क्या होता है? 3 लिथियम 7। तो इसका क्या मतलब है? इसके अंदर ये जो नीचे लिखा होता है क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। और ये क्या होता है? मास नंबर। ये किसके बराबर होगा?
प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का नंबर। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या है, एक एटम लिथियम का है, इसके न्यूक्लियस में टोटल 7 पार्टिकल्स हैं। टोटल 7 पार्टिकल्स हैं ये। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब इस 7 पार्टिकल्स में ये 3 तो प्रोटॉन्स हैं। अब आप सभी को पता है प्रोटॉन्स पे जो होगा वो प्लस चार्ज होगा। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस। तो ये जो प्लस चार्ज होता है प्रोटॉन पे, ये हमने एजाइन किया है, ये हमने प्रोटॉन को साइन एजाइन किया है। ऐसा नहीं होता कि नेचर से जो चार्ज पार्टिकल बन के आए हैं, मान लो नेचर ने जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बना के दिए हैं तो बनने के साथ ही उनके ऊपर माइनस और प्लस का साइन लगा के दिया है, नेचर ने नहीं लगा के दिया। ये हमने आइडेंटिफाई करने के लिए, नेचर ने तो 2 पार्टिकल जनरेट करके दे दिए थे। जब ये यूनिवर्स बना था तो जब एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हुई थी, तो उस एनर्जी ने जब अपने आप को मैटर में कन्वर्ट किया तो 2 तरह के पार्टिकल्स जनरेट करके दे दिए। ठीक है, सपोज करो ये एनर्जी है, एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, गामा से। एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से। ठीक है, अब ये गामा जो है, ये जब एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हुई तो इसने क्या कर दिए, 2 पार्टिकल्स जनरेट कर दिए, 2 पार्टिकल्स जनरेट कर दिए। ठीक है, एक पार्टिकल जनरेट कर दिया ये ई, ठीक है, और एक ये दूसरा ई। इन दोनों का बिहेवियर एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट था। ठीक है, इन दोनों पार्टिकल्स का बिहेवियर एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट था। तो इसका मतलब इनका चार्ज भी एक दूसरे से बिल्कुल क्या था, अपोजिट था। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या कर दिया, एक चार्ज के ऊपर माइनस साइन दे दिया और एक चार्ज के ऊपर प्लस साइन दे दिया। तो ये हमने साइन दिए हैं, ये नेचर ने बना के नहीं दिए। ठीक है, चलो अब टॉपिक पे आते हैं। तो क्या हो गया कि अब हमारे पास ये न्यूक्लियस है लिथियम का, जिसमें 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पे आपको पता है कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगा रहे हैं। ये मान लो इस लिथियम के एटम की पहली ऑर्बिट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके, और ये हमारे पास मान लो अगली ऑर्बिट है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है बेटे, देखो, जब तक किसी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की संख्या क्या रहेगी, बराबर रहेगी, तब तक वो न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, तब तक वो एटम क्या रहेगा, न्यूट्रल। सपोज करो जैसे मैंने ये मार्कर हाथ में पकड़ा हुआ है और मेरे को इसको पकड़ने से कोई शॉक भी नहीं लग रहा है, कोई शॉक नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये क्या है, न्यूट्रल है। इसका मतलब ये क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसके हर एटम पे जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इस वजह से ये क्या है, न्यूट्रल है। अब आप देखो, जब तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर रहेंगे तब तक तो इस एटम पे कोई चार्ज आएगा नहीं। ठीक है, अब अगर हम इस एटम पे चार्ज लाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अनबैलेंस करना पड़ेगा। अब ये क्या है, संख्या बैलेंस्ड है। ठीक है, तो अनबैलेंस कैसे कर सकते हैं, या तो हम प्रोटॉन्स को कम ज्यादा कर दें, या हम प्रोटॉन्स को कम ज्यादा कर दें, या हम इलेक्ट्रॉन्स को कम ज्यादा कर दें। तो प्रोटॉन्स को कम ज्यादा करना बहुत मुश्किल है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और जब तक ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ना, तब तक इनमें न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होता है, और न्यूक्लियर फोर्स नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इस वजह से न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन्स को निकालना या बाहर से लाके ऐड करना, ये बड़ा मुश्किल टास्क है। ठीक है, हाँ, जो इलेक्ट्रॉन्स एटम में घूम रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, उन इलेक्ट्रॉन्स को जो बांधा हुआ होता है वो किसने बांधा हुआ होता है, इन प्रोटॉन्स का जो पॉजिटिव चार्ज है और इन इलेक्ट्रॉन्स का जो निगेटिव चार्ज है। अब आपको पता होगा कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच इंटरेक्शन होगा। ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, बांधा हुआ है इसने इन इलेक्ट्रॉन्स को। तो वो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो हमारा इसका चैप्टर का नाम भी है यूनिट का, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगने वाले फोर्स हैं, इनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जब पार्टिकल्स क्या हो, रेस्ट पे हो।
तब उनके बीच लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको इस न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से पकड़ा हुआ है। अब ये जो फोर्स है इन पार्टिकल्स के बीच, ये एक वीक फोर्स होता है, मतलब न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में। वैसे वीक फोर्स नहीं होता, ठीक है, कि नेचर का सबसे वीक हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या है, इन न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में क्या है, वीक है, जो इन प्रोटॉन्स और इस इलेक्ट्रॉन के बीच है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से निकालना या बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करना, ये थोड़ा इजी टास्क है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स को डिस्टर्ब करना, ठीक है। तो अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिख देता हूं कि किसी एटम में क्या होगा, इन एन एटम, ठीक है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन नंबर, ये नंबर में इक्वल होंगे, ठीक है। देयरफॉर एटम एज ए होल पार्टिकल, पूरा एक सिंगल पार्टिकल अगर हम एटम को कंसीडर करें, ठीक है, तो क्या होगा, वो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव है। तो अगर अब हम क्या करना चाहते हैं, टू जनरेट चार्ज ऑन एटम, ठीक है, वी हैव टू, हमें क्या करना पड़ेगा, अनबैलेंस द प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, अनबैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम क्या करना चाहते हैं, किसी एटम पे चार्ज लाना चाहते हैं, भाई सिंपल सी बात है, अगर हमें किसी बॉडी पे चार्ज लाना है, इसका मतलब क्या है, उसके एटम्स पे चार्ज लाना है, ठीक है, क्योंकि बॉडी किससे मिलके बनी हुई है, एटम्स से मिलके बनी हुई है। तो अगर हम बॉडी पे चार्ज लाना चाहते हैं, इसका मतलब उसके एटम्स पे चार्ज लाना पड़ेगा, ठीक है। और एटम्स पे चार्ज लाने के लिए हमें उस एटम में जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है उसको क्या करना पड़ेगा, अनबैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अनबैलेंस करने में किसके नंबर को अनबैलेंस करना इजी रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स के, क्योंकि प्रोटॉन्स को तो बड़ा मुश्किल है अनबैलेंस करना, ठीक है। तो अब इसमें क्या लिखेंगे हम, कि जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स आर, ठीक है, बॉन्डेड इन न्यूक्लियस बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, therefore to change their number is difficult task, ठीक है, उनका नंबर चेंज करना क्या है, एक डिफिकल्ट टास्क है। तो however नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कर सकते हैं, कैन बी चेंज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चेंज कर सकते हैं एज दे आर बॉन्डेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विच आर वीकर, जो न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में क्या है, वीकर है, ठीक है। तो एटम में चार्ज लाएंगे तो हम कैसे लाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को चेंज करके, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को चेंज करके, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, यहां तक मैं समझता हूं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप आगे डिस्कस करते हैं कि बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा और निगेटिव चार्ज कब आएगा, वो भी मेरे को लगता है मोस्टली बच्चों को पता ही होगा, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये सारी इंफॉर्मेशन सभी को इसलिए देनी जरूरी थी
क्योंकि जिन बच्चों को नहीं पता है, ठीक है, उन बच्चों को भी पता लग जाए। तो अब देखो, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, जब एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, सपोज करो इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने रह गए, 2 रह गए, इलेक्ट्रॉन 2 रह गए, ठीक है, और प्रोटॉन कितने हैं, 3 है। तो जब क्या होगा बच्चों, कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा, प्रोटॉन्स की संख्या जो है, प्रोटॉन्स की संख्या वो ज्यादा हो जाएगी, यानी एटम पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल देखेंगे तो फिर नेट क्या बन जाएगा, जैसे सपोज करो इसमें पॉजिटिव कितना रह गया, 3 का, पॉजिटिव कितना रह गया, 3 का, और निगेटिव क्या रह जाएगा, 2 का रह जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट क्या आ जाएगा, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एटम एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, तब इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब क्या होगा, तब, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं, मान लो इसने इलेक्ट्रॉन एक गेन कर लिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन फालतू हो जाएगा, जैसे सपोज करो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसके पास 4 हो गए, ठीक है। अब प्रोटॉन कितने हैं, 3 ही है, तो फिर नेट क्या हो जाएगा, 3 प्लस का और 4 क्या हो गया, माइनस का, तो नेट क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा ना, तो यानी उस कंडीशन में 1 यूनिट इस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेस हो जाएंगे और एटम क्या आ जाएगा, एटम एक्वायर निगेटिव चार्ज। तो ये निगेटिव का साइन है बच्चों, शॉर्ट फॉर्म में निगेटिव को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ओवरऑल कंक्लूजन हमारे पास क्या है कि जब भी चार्ज आएगा तो किस वजह से आएगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, मोस्टली केसेस में, ठीक है ना। रेयर ही केसेस में क्या होगा, कभी प्रोटॉन की संख्या अगर कम ज्यादा होती है तो वो तो बड़ा मुश्किल टास्क है। तो ओवरऑल कंक्लूजन हमारे पास क्या है कि बॉडी एक्वायर चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हेंस वी कैन कंक्लूड दैट बॉडी एक्वायर चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉडी पे चार्ज किस वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। तो अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास इसमें, अब आप सभी ने ये सीख लिया कि चार्ज जो है वो बॉडीज पे कैसे आता है, और चार्ज 2 तरह का होता है नेचर ने हमको 2 तरह का चार्ज बना के दिया है, अपनी कन्वीनियंस के लिए उन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक चार्ज के ऊपर प्लस का साइन असाइन किया है और एक चार्ज के ऊपर माइनस का साइन असाइन किया है, ठीक है। तो अब अभी जैसे हमने सीखा कि चार्ज किस वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से। तो 3 मेथड हैं जिसके जरिए हम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग उसको हम क्या बोलेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। देखो बच्चों, there are following 3 methods, there are following 3 methods, ठीक है। कौन कौन सा है बच्चों, देखो पहला मेथड जो है इसमें हमारे पास वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन।
तो इसमें बहुत सारे बच्चों को मिसकंसेप्शन रहता है कि फ्रिक्शन से चार्ज आता है। जब हम एक बॉडी को रब करते हैं दूसरी बॉडी से तो जो फ्रिक्शन है वो कारण है चार्ज आने का। फ्रिक्शन यहाँ पर चार्ज आने का कारण नहीं है। देखो हम थोड़ा बारीकी से समझते हैं इस बात को। सपोज करो हमारे पास ये एक बॉडी है ए, ये एक बॉडी है ए, ये बॉडी ए के एटम्स हैं, ये हमारे पास है बॉडी ए, ठीक है। ये बॉडी ए के एटम्स की लेयर होगी और ये एक हमारे पास ये दूसरी बॉडी है बॉडी बी, ये बॉडी बी है, ये बॉडी बी के एटम्स की लेयर है। ये बॉडी बी के एटम्स की लेयर है। क्लियर हो गया। अब आपको दिख रहा होगा ये मैंने जानबूझ के क्या किया है, ए के एटम्स थोड़े से बड़े बनाए हैं और बी बॉडी के एटम्स जो हैं वो थोड़े से छोटे बनाए हैं। होता क्या है बेटे, जो बड़े एटम्स होते हैं ना, बड़े साइज के, उनका इलेक्ट्रॉन उनके न्यूक्लियस से क्या होता है, दूर होता है। उनका इलेक्ट्रॉन उनके न्यूक्लियस से दूर होता है। तो क्या होता है, अब जितनी आपको पता है दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है, जितनी दूरी बढ़ जाएगी उतना इसके न्यूक्लियस का फोर्स क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो क्या होते हैं, बच्चे पेरेंट्स से दूर रहने लग जाते हैं, कहीं हॉस्टल वगैरह में चले गए ना, तो क्या होता है कि पेरेंट्स का फोर्स उन पे थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह क्या होगा, चार्ज पार्टिकल्स में भी होता है। और +1 में भी आप सीख के आए होगे ग्रेविटेशन में कि जब हम बॉडीज के बीच क्या करते हैं, डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है। वही लॉजिक यहाँ भी लगता है कि जब चार्ज पार्टिकल्स के बीच की दूरी भी बढ़ती है ना, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स भी कम हो जाता है। तो अब इसमें क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये बड़ा जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा ज़्यादा दूर हो जाता है, तो इस वजह से इसके न्यूक्लियस का फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। और इसके न्यूक्लियस का फोर्स इसके इलेक्ट्रॉन पे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अब जब हमने रब किया तो इससे क्या हुई, एक हीट जनरेट हुई। जब इनको हमने रब किया तो क्या हुई, हीट जनरेट हुई। हीट जनरेट क्या हुई होने से क्या होगा, आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा +1 में कि जब एनर्जी मिलती है ना इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो क्या हो जाते हैं, एटम को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि इसमें जो वर्क फंक्शन है इस ए का, वो क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ साइड में, इस ए का वर्क फंक्शन क्या है, कम है, लोअर वर्क फंक्शन। क्या है, लोअर वर्क फंक्शन। और इसका क्या है, हायर वर्क फंक्शन। इसका क्या है, हायर वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन बेटा क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होती है किसी सबस्टांस में, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। आप सभी ने आयोनाइजेशन एनर्जी भी पढ़ी होगी कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एटम से जो हमें एनर्जी चाहिए होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। और वर्क फंक्शन भी हम यही पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ये भी मैं डिफरेंस क्लियर करता हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो होता क्या है कि जब एटम अकेला हो, किसी दूसरे एटम से बॉन्डेड ना हो, एटम इंडिविजुअल हो, आइसोलेटेड हो, उस कंडीशन में उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो निकालना है उसके लिए जो एनर्जी लगती है उसको तो हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन जब एटम मटेरियल में प्रेजेंट हो, एक दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड हो, उस कंडीशन में भी उसका इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, उसके लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। ये सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंस है, बस इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब इसका वर्क फंक्शन क्या है, सपोज करो कम है, और इसका वर्क फंक्शन क्या है, ज्यादा है। तो जब हमने रब किया तो एनर्जी निकली, एनर्जी निकली तो इलेक्ट्रॉन पहले किसका निकल जाएगा, लोअर वर्क फंक्शन का, जिसको कम एनर्जी चाहिए। इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका इलेक्ट्रॉन निकल के कहां पहुंच गया, इसके एटम के पास, ठीक है। ये यहां से निकल गया और निकल के कहां पहुंच गया, बी पे पहुंच गया। तो अब क्या हुआ कि इस वाले मटेरियल के एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फालतू हो जाएंगे। तो इन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। इन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। इन पे क्या आ गया, माइनस चार्ज। और इससे निकल गए तो इस पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। तो होता क्या है कि जब हम रब करते हैं तो फ्रिक्शन, मतलब रब करने में जो फ्रिक्शन होगा उससे हीट मिलती है, उस हीट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं।
फ्रिक्शन से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, फ्रिक्शन से चार्ज नहीं आता, फ्रिक्शन से हीट निकलती है, हीट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और निकल के दूसरे एटम में कैसे जाएंगे, जब इसके एटम इस पे क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएंगे। यानी जो फ्रिक्शन है वो सिर्फ क्या कर रहा है कि हीट जनरेट कर रहा है, ठीक है। हीट जनरेट करने से जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी से, वो एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो एक्चुअल में जा रहे होते हैं वो दूसरे एटम्स के फोर्स की वजह से जा रहे होते हैं कि इसके एटम्स का फोर्स सफिशिएंट है तो इसने इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, खींच लिया, ठीक है। अब देखो तो हम क्या लिखेंगे कि व्हेन टू बॉडीज हैविंग different work functions are kept in contact, ठीक है बच्चों। रब करना कोई जरूरी नहीं है, कई बार बिना रब किए इलेक्ट्रॉन निकल जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है। जैसे आपको पता है कि सोडियम है, उसको अब आप खुली एयर में छोड़ दोगे ना तब भी क्या कर लेगा, वो रिएक्शन कर लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो जब दो बॉडीज जिनका डिफरेंट वर्क फंक्शन है उनको हमने कांटेक्ट में रखा है तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बॉडी ऑफ लोअर वर्क फंक्शन आर ट्रांसफर्ड to body of higher work function, and both acquire charge, और इसकी वजह से क्या आ जाएगा, दोनों पे बच्चों चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन आपको अभी समझाई दिया है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उस पे प्लस आ जाएगा, जो गेन करेगी उस पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो आज का जो पहला वीडियो है वो हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी दो मेथड है वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। बाय बाय बच्चों, तब तक के लिए।